नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय साहित्य का वो उपन्यास जिसने पीढ़ियों को रुलाया है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का देवदास। जी हाँ, देवदास एक ऐसा नाम जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि प्रेम, पीड़ा और विरह का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। 1917 में ये उपन्यास छपा था और सोचिए आज भी इसकी कशिश वैसी ही है। ये महज एक कहानी नहीं, एक एहसास है। सही कहा। हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है, ये देवदास एक अनकही प्रेम गाथा नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है जो इसकी कई परतों को खोलता है। तो कोशिश यही रहेगी कि देवदास की कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, उसके पात्र और उसके जो गहरे सामाजिक संदेश हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे देवदास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज, मतलब बंगाल का समाज, व्यक्तिगत कमजोरियां और कैसे एक त्रासदी धीरे धीरे आकार लेती है, उसका आईना है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल शुरुआत से। बंगाल का एक गांव, देवदास, एक अमीर जमींदार का बेटा, खूबसूरत, कलकत्ता में पढ़ा लिखा, लेकिन थोड़ा जिद्दी। हाँ, और मिजाज से थोड़ा लापरवाह भी कह सकते हैं। और उसके पड़ोस में ही रहती है पार्वती, साधारण परिवार की लड़की, बचपन की दोस्त। वो बचपन का साथ बहुत अहम है इस कहानी में। हाँ, साथ खेलना, शरारतें करना, पेड़ पर चढ़ना, आम चुराना, वो सारी मासूमियत। एक दूसरे की आदतें अपना लेना, अनजाने में ही। और वो दोस्ती कब धीरे धीरे एक गहरे अनकहे प्यार में बदल गई, शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल, यही उनके रिश्ते की नींव पड़ती है। एक सहज, स्वाभाविक रिश्ता, समाज के बंधनों से परे। पर फिर वक्त बदलता है। देवदास को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाता है, कलकत्ता। और पारो पीछे गांव में उसका इंतजार करती है, सालों तक। देवदास लौटता है, मगर अब वो गांव वाला लड़का नहीं, शहर के रंग में रंगा हुआ, थोड़ा परिष्कृत, शायद थोड़ा सा अभिमानी भी। जी, और दोनों के दिलों में वो पुराना प्यार फिर जाग उठता है। एक उम्मीद सी जगती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर यही कहानी का पहला बड़ा टकराव आता है। उनका प्यार अब समाज की कसौटी पर कसा जाने वाला था। हाँ, क्योंकि पारो के घरवाले शायद पारो के मन को जानकर या अपनी स्थिति सुधारने के लिए देवदास के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। और वहां क्या होता है? अपमान। देवदास के पिता नारायण मुखर्जी अपनी जमींदारी के नशे में चूर वो रिश्ता सिरे से नकार देते हैं। वजह? सामाजिक हैसियत, क्लास डिफरेंस। बिल्कुल। जमींदार का बेटा एक साधारण घर की लड़की से शादी कैसे करे? समाज क्या कहेगा? और सिर्फ इनकार नहीं करते, पारो के परिवार को बेइज्जत करके भेजते हैं। ये उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई थी। वर्गभेद, झूठी शान। हाँ, और पारिवारिक सत्ता का वो क्रूर रूप। विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत अहंकार नहीं था, ये उस सामंती व्यवस्था की जड़ता थी। सही बात है। जहां इंसान की भावनाओं का कोई मोल नहीं, बस कुल और हैसियत। और अब सबकी नजरें देवदास पर। क्या वो अपने प्यार के लिए खड़ा होगा? क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जाएगा? लेकिन देवदास, वो हिम्मत नहीं कर पाता। वो झुक जाता है, परिवार के सामने, समाज के डर के आगे। वो पारो से मिलता है छुपकर। पारो की आंखों में तो उम्मीद है, लेकिन देवदास की आवाज में लाचारी है। वो कहता है, पारू, पिताजी नहीं माने, हमारे बीच का फासला बहुत बड़ा है, तुमसे शादी असंभव है। उफ, वो शब्द न सिर्फ पारो का दिल तोड़ते हैं, बल्कि देवदास के खुद के वजूद को भी जैसे खोखला कर देते हैं। विश्लेषण इसी को देवदास की केंद्रीय त्रासदी कहता है। वो प्यार तो करता है, पर उसमें निभाने का साहस नहीं है। वो टकराव से बचने के लिए भागता है। हाँ, पलायन। पहले पारो से, फिर अपनी जिम्मेदारियों से, और अंत में खुद से। यही कमजोरी उसके पतन का कारण बनती है। पारो तो टूट जाती है, उसका स्वाभिमान भी आहत होता है, और देवदास, वो अपराध बोध से भर जाता है। और इस स्थिति का सामना करने के बजाय वो फिर शहर भाग जाता है, कलकत्ता। सोचता है कि शायद दूर जाकर दर्द कम होगा, पर यहीं से उसकी जिंदगी की ढलान शुरू होती है। वो अपने दोस्त चुन्नी बाबू के साथ रहने लगता है। हाँ, चुन्नी लाल, जो उसे दुनियादारी सिखाने के नाम पर शराब और महफिलों की तरफ धकेल देता है। चुन्नी बाबू का किरदार भी, मतलब वो सिर्फ एक बुरा दोस्त नहीं है, वो उस शहरी संस्कृति का प्रतीक है जो थोड़ी संवेदनहीन है। वो देवदास के दर्द को समझता नहीं, बस भुलाने के तरीके बताता है। और इसी भटकाव के रास्ते में देवदास की मुलाकात होती है चंद्रमुखी से। चंद्रमुखी, एक तवाइफ। लेकिन वो देवदास में सिर्फ एक ग्राहक नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी आंखों की उदासी, उसके अंदर का खालीपन वो पढ़ लेती है। शायद उसे देवदास के दर्द में अपनी कोई कहानी दिखती है,
वो उससे एक अजीब सा बिना शर्त वाला प्यार करने लगती है। ऐसा प्यार जिसमें कोई मांग नहीं, सिर्फ समर्पण। वो उसकी देखभाल करती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में जैसे एक चिंता होती है, देव क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो। चंद्रमुखी का चरित्र कमाल का है। विश्लेषण भी पारो और चंद्रमुखी के प्रेम की तुलना करता है। हाँ, पारो का प्रेम सामाजिक स्वीकृति चाहता था, जो स्वाभाविक था उस समय, लेकिन चंद्रमुखी का प्रेम समाज के नियमों से परे है, ज्यादा आध्यात्मिक, निस्वार्थ। वो देवदास को उसकी कमियों के साथ अपनाती है। हाँ, जानते हुए भी कि उसका दिल पारो के लिए धड़कता है, वो उसे सहारा देती है। ये उसके चरित्र की महानता है। लेकिन देवदास का क्या, उसका दिल तो वो तो पारो में ही अटका है। बिल्कुल, वो चंद्रमुखी के पास जाता है, पर शायद अपना गम भुलाने, पारो की यादों से भागने के लिए। और शराब के नशे में डूबने के लिए। और फिर शराब से अफीम तक का सफर, वो अंधेरी दुनिया में खोता चला जाता है। चंद्रमुखी कोशिश करती है उसे रोकने की, बार बार डॉक्टर बुलाती है, मिन्नतें करती है। पर देवदास जैसे अब जीना ही नहीं चाहता। वो जानबूझकर खुद को तबाह कर रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है, आंखों की चमक खत्म, आवाज में कड़वाहट। उसका ये आत्मविनाश सिर्फ प्यार में नाकामी नहीं है, ये एक गहरा अस्तित्व का संकट है। मतलब उन ना पारो को पा सका, न चंद्रमुखी को अपना सका, न परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरा। हर मोर्चे पर जैसे वो विफल रहा। और ये विफलता का एहसास उसे अंदर से खाए जा रहा था। हाँ, और नशा, वो दर्द भुलाने का नहीं, धीरे धीरे मौत को गले लगाने का तरीका बन गया। उधर गांव में पारो, उसकी जिंदगी भी कहाँ आसान थी। बिल्कुल नहीं। देवदास के इनकार के बाद उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर जमींदार भुवन चौधरी से हो जाती है। अमीर घर, बड़ी हवेली, नौकर चाकर, मान सम्मान, सब कुछ। हाँ, बाहर से सब ठीक, पर पारों की आंखों में एक उदासी है जो कभी नहीं जाती। वो एक अच्छी पत्नी, बहू, माँ, सौतेले बच्चों की का किरदार निभाती है, पर दिल तो वीरान है। वहां अब भी देवदास है। वो चुपचाप अपना दर्द पीती है, कर्तव्यों में बंधी हुई। पारो का चरित्र देवदास के बिल्कुल विपरीत है। देवदास भागता है, पारो सहती है। विश्लेषण इसे उस समय की भारतीय नारी की नियति की तरह देखता है, जिसके पास अपने भाग्य को चुनने का अधिकार नहीं था। उसे समाज के बनाए रास्ते पर ही चलना था, चाहे खुशी मिले या ना मिले। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत भी है और त्रासदी भी। सही कहा। फिर वक्त गुजरता है, देवदास का शरीर अब जवाब दे रहा है। शराब और अफीम ने उसे खोखला कर दिया है। लिवर खराब, खांसी में खून, डॉक्टर भी अब नाउम्मीद हैं। मौत जैसे दरवाजे पे खड़ी है। और ऐसे में जब सांसें गिनती की रह गई हैं, उसके अंदर एक आखिरी इच्छा जागती है, पारो से मिलने की। वो वादा जो उसने कभी किया था कि मरने से पहले एक बार जरूर आएगा। हाँ, उसमें अब कोई ताकत नहीं बची है। आवाज टूटी हुई है, पर आंखों में एक धुंधली सी उम्मीद है। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है, पैसे जमा करता है और एक गाड़ी किराए पर लेकर पारो के गांव माणिकपुर के लिए निकल पड़ता है। सफर बहुत मुश्किल है, वो बहुत बीमार है, बार बार हालत बिगड़ती है, लेकिन पारो से मिलने की धुन उसे चलाए रखती है। और आखिरकार आधी रात के करीब मरनासन हालत में वो पारो की हवेली के दरवाजे तक पहुंच जाता है। ठीक दरवाजे के सामने वो गाड़ी से उतरता है, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन दरवाजे बंद है, रात बहुत हो चुकी है। और सामाजिक नियम, एक शादीशुदा औरत इतने बड़े घर की बहू रात में किसी पराये मर्द से कैसे मिले, वो भी अपने पुराने प्रेमी से। दरवाजा नहीं खुलता। अंदर पारो को शायद एहसास हो जाता है, वो पहचान जाती है। दरवाजे के दोनों तरफ दो जिंदगियां, बीच में एक बंद दरवाजा, समाज, कर्तव्य, समय का फासला। फीकी कांपती आवाजों में शायद कुछ बात होती है। देवदास कहता है, पारो मैं आ गया। वादा निभाया। और फिर शायद वो दर्द भरी लाइन, अगर तुम कहो तो मैं यहीं दम तोड़ दूं। उफ। और पारो का जवाब दरवाजे के पीछे से, प्यार, पीड़ा और बेबसी से भरा हुआ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह आज भी वही है देव, पर ये दीवारें, मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकती। ये सीन शायद भारतीय साहित्य का सबसे मार्मिक सीन है। विश्लेषण इसे व्यक्ति पर समाज की विजय का क्रूरतम उदाहरण कहता है। प्रेम दोनों तरफ जिंदा है, पर सामाजिक बंधन उसे कुचल देते हैं। वो बंद दरवाजा सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं, वो उन अदृश्य दीवारों का प्रतीक है जिन्हें देवदास कभी पार नहीं कर पाया। पारो का ये जवाब देवदास की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। वो हार जाता है पूरी तरह से। उसे वापस गाड़ी में लिटा दिया जाता है, गाड़ी शहर लौटती है। पर देवदास का सफर वहीं खत्म हो जाता है। रास्ते में उसी रात चंद्रमुखी के कोठे के ठीक सामने
वो गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। शोर सुनकर चंद्रमुखी बाहर आती है, भागती हुई। वो देवदास को पहचान लेती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसके बेजान शरीर से लिपट जाती है, फूट फूट कर रोती है। कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे त्रासद अंत पर पहुंच जाती है। तो ये थी देवदास की कहानी, एक अधूरा इश्क, एक ऐसा नायक जो नायक कम और एक दुखद चरित्र ज्यादा लगता है। हाँ, अपनी ही कमजोरियों का शिकार। बिल्कुल, जैसा हमने बात की और जैसा विश्लेषण भी कहता है, ये त्रासदी कई वजहों का नतीजा थी। सामाजिक बाधाएं, वर्ग भेद, झूठी शान, परिवार का दबाव और सबसे बढ़कर देवदास की अपनी कमजोरी, उसका अनिर्णय, उसकी भागने की आदत, प्रेम के लिए लड़ने के साहस की कमी। शरदचंद्र ने शायद यही दिखाया कि बंधन कितने भी मजबूत हो, अगर इंसान में हिम्मत हो तो शायद रास्ता निकल सकता है, पर देवदास में वो हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवदास की हार नहीं है, इसमें औरतों के किरदारों की ताकत भी दिखती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पारो, जो समाज के आगे झुकती है पर अपना कर्तव्य निभाती है गरिमा के साथ, उसका वो चुपचाप दर्द सहना। और चंद्रमुखी, समाज जिसे नकारता है पर वो प्रेम और करुणा का सबसे शुद्ध रूप दिखाती है। उनकी पीड़ा भी कहानी को गहराई देती है। बिल्कुल। और देवदास का चरित्र इतना असरदार इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक पात्र नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, एक फिनोमेनन। मतलब एक ऐसी मिसाल जिस पर हमेशा बात होती है। वो शायद हर उस इंसान के अंदर के द्वंद्व का आईना है जो प्यार तो करता है पर हालात या अपनी ही कायरता से हार जाता है। हाँ, उसकी कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। सही बात। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि देवदास की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? प्यार, रिश्ते, समाज, हिम्मत, इन सब के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्या प्यार के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ता है या कभी-कभी हार मान लेना भी? या देवदास की तरह भाग जाना, खुद को नशे में डुबो देना, क्या ये भी एक मानवीय प्रतिक्रिया है, भले ही उसका अंत बुरा हो? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। जवाब शायद हम सबके अंदर है, अपने अनुभवों में, अपनी हिम्मत में। बस जरूरत है ईमानदारी से उन जवाबों का सामना करने की। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए।